ठीक है, अरे भाई बस ठीक है। ये ग्राफ देखिए, इस ग्राफ को, ये है पी वी, ये आइडल गैस है मान लीजिए, वैसे तो रियल गैस है, ठीक है, यहां पर आए, ठीक है। कह रहा है इसका आइडल गैस का बिहेवियर दोनों का सेम टेम्परेचर पर, इसका भी T1 टेम्परेचर है, उसका भी T1 टेम्परेचर। पहले इनके बीच में गैप क्या होता, काफी ज्यादा था, कम टेम्परेचर पर, लेकिन जैसे ही मैंने टेम्परेचर बढ़ाया वैसे क्या हुआ, इनके बीच का गैप क्या हुआ, कम हो गया। ठीक है, मतलब रियल गैस भी कैसे बिहेव करने लगी, आइडल गैस की तरह। अब इसमें एक क्वेश्चन दे रखा है कि भैया आपको बताना है कि इन तीनों ग्राफ में से सबसे ज्यादा टेम्परेचर किसका है। ठीक है, तो हमने एक लाइन खींच दी, लाइन खींचने का मतलब है प्रेशर हमने क्या कर दिया, कांस्टेंट। अब इस लाइन पे इस हर पॉइंट पर प्रेशर क्या होगा, सेम रहेगा, क्योंकि यहाँ का देखो प्रेशर वाला कोऑर्डिनेट फिक्स कर दिया मैंने, समझ गए। तो मैंने प्रेशर क्या कर दिया, कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट कर दिया। आपको पता भी है, आपको पता पीवी इक्वल्स में क्या होता है, एनआरटी होता है, क्या होता है, आपने प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे लाइन खींच करके इस पॉइंट का प्रेशर, सबका प्रेशर क्या हो गया, सेम हो गया। तो आपको पता है एनआरबी क्या होता है, कांस्टेंट ही है, तो वी इज डायरेक्टली इक्वल टू क्या होगा, टी हो जाएगा, क्या होगा, यानी जिसका वॉल्यूम ज्यादा उसका टेम्परेचर भी क्या होगा, ज्यादा। तब देखिए इस वाली गैस का वॉल्यूम क्या होगा, कम है, इस गैस का वॉल्यूम क्या है, ज्यादा है, और इस गैस का वॉल्यूम क्या है, सबसे ज्यादा है। जिसका वॉल्यूम सबसे ज्यादा उसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा, तो भैया इस वाले तीसरा टेम्परेचर क्या है, सबसे ज्यादा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, चार्ल्स लो, ठीक है भैया, देखिए भैया प्लीज बोलिए मत, ठीक है। चार्ल्स लो में हमें क्या करना है, तो आपको पता है स्लोप जो होता है चार्ल्स लो में, अगर आपको याद होगा, तो स्लोप जो होता है आपका y अपॉन में x होता है, y अपॉन में x क्या था भैया, y क्या है भैया b, और x क्या है भैया t, और यहाँ पर v अपॉन में t की वैल्यू क्या थी आइडल गैस इक्वेशन से, nr अपॉन में p। तो हम देख रहे हैं स्लोप क्या है, प्रेशर के क्या होता है, इनवर्सली होता है, क्या होता है। अब जिसका स्लोप ज्यादा होगा, जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका प्रेशर कम होगा, जिसका प्रेशर कम होगा उसका स्लोप क्या होगा, ज्यादा होगा। अब ग्राफ देखिए यहाँ पर, ग्राफ, ठीक है, चलो अरे चुप हो जा, ठीक है। तो ये किसके लिए है भैया, सॉलिड रियल गैस के लिए, और ये डॉट किसके लिए है, ठीक है। पहले ग्राफ भी ने गलती बना रखा है, चलो कोई नहीं, पहले ये दूर दूर होते हैं कम टेम्परेचर पर, जैसे ही मैंने सॉरी जैसे ही मैंने प्रेशर को कम किया, कम प्रेशर पर क्या होता है, रियल गैस कैसे बिहेव करती है, आइडल गैस की तरह। तो इन दोनों में से प्रेशर किसका कम होगा, जिसका स्लोप क्या होगा, जिसका स्लोप ज्यादा उसका प्रेशर कम। तो जिनमें से जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका प्रेशर कम होगा, उस केस में रियल और आइडल गैस का कर्व क्या होगा, एक साथ ओवरलैप करना चाहिए, ठीक है भैया, मतलब परफेक्टली ओवरलैप नहीं करता, थोड़ा बहुत ओवरलैप करता है, ठीक है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, नोट यहां पे लिखा हुआ है, in above case we note that the behavior of real gas approaches ideal gas behavior for pressure sorry low pressure high temperature, बता रखा मैंने, ठीक है भैया, चलो ठीक है, ठीक है। ये ध्यान रखना, काइनेटिक थ्योरी ऑफ आइडल गैस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ, ठीक है भैया। ये एजम्पशंस है जो आपको मान के चलनी पड़ेगी रियल गैस के लिए, ताकि वो कैसा बिहेव कर सके आइडल गैस के। पहले कह रहे हैं ऑल गैसेस कंसिस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ठीक है भैया, सारे मॉलिक्यूल्स कैसे होने चाहिए, रिजिड इलास्टिक, मतलब उनकी शेप में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, सबकी शेप क्या होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए, ठीक है भैया। और अलग अलग गैस के लिए ये चीजें क्या होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए, ठीक है। कह रहा है द साइज ऑफ, द साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स इस क्या होनी चाहिए भैया, नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल। कह रहा है मॉलिक्यूल्स के बीच में जो दूरी होगी वो मॉलिक्यूल्स के साइज से क्या होनी चाहिए, बहुत ज्यादा होनी चाहिए। यानी मॉलिक्यूल का साइज, खुद का साइज देखिए, मान लीजिए ये दो मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल ये रहा, ये एक मॉलिक्यूल का, इनका साइज क्या है, इनके बीच की गैप से क्या है, बहुत कम है, ना के बराबर है। अगला क्या कह रहा है, द मॉलिक्यूल्स आर इन स्टेट ऑफ कॉन्टिन्यूअस रैंडम मोशन, लगातार वो क्या होनी चाहिए, इधर उधर भागने चाहिए, मूविंग इन ऑल डायरेक्शन विद ऑल पॉसिबल वेलोसिटी। ये ध्यान रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है।
कि जो मॉलिक्यूल होते हैं वो भी लगातार कॉन्टिन्यूअस रैंडम मोशन में होते हैं, और उनकी जो मोशन होती है वो किसी डायरेक्शन में और हर पॉसिबल वेलोसिटी के साथ हो सकती है, ध्यान रखना, ठीक है भैया, क्योंकि इसका इस्तेमाल होने वाला आगे। चौथा कह रहा है ड्यूरिंग द रैंडम मोशन द मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद वन अनदर, रैंडम मोशन के दौरान में एक दूसरे से कोलाइड भी करते हैं, ठीक है भैया, विद द वॉल ऑफ द वेसल, सेम उसी टाइम पर क्या करते हैं, वेसल से भी कोलाइड करते हैं, और जब वो कोलिजन करेंगे तो उनका मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम और उसका मैग्नीट्यूड लगा होगा, मोमेंटम चेंज होगा, मोमेंटम चेंज होने का मतलब उसकी या तो मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन, ठीक है भैया। कह रहा है द कोलिजन आर परफेक्टली इलास्टिक, समझे, मतलब अगर कोलिजन जो हो रहा है वो परफेक्टली इलास्टिक है, वहां पर किसी प्रकार के काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा। इलास्टिक कोलिजन का मतलब यही होता है कि किसी प्रकार का काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा, ठीक है भैया, इसीलिए इलास्टिक कोलिजन है। देयर आर नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, ठीक है, उनके बीच में किसी प्रकार का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा, इसलिए सारी इंटरनल एनर्जी किसके बराबर होगी, काइनेटिक के, ठीक है। अगला क्या कह रहा है, बिटवीन टू कोलिजन, ठीक है भैया, मॉलिक्यूल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, कह रहा भैया एक कोलिजन हो गया, उसके बाद ये जहां तक जाएगा, जब तक दूसरा कोलिजन नहीं होता तब तक कैसे जाएगा, स्ट्रेट लाइन में, ठीक है भैया। कह रहा था कोलिजन आर ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस, समझ गया भैया, कोलिजन होगा जब ना, तो उस कोलिजन में ना के बराबर का टाइम लगेगा, कोलिजन हुआ, मॉलिक्यूल दूर हट गया, तो इस कोलिजन में किसी प्रकार का कोई टाइम नहीं लगेगा, इसीलिए इसको क्या कहते हैं भैया, इंस्टेंटेनियस, क्या कहते हैं इसे, ठीक है भैया। अगला कह रहा है in spite of molecule collision the density remain uniform, ये मान के चल रहा है कि कंटेनर के हर जगह पर, क्योंकि हमें पता मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं, हो सकता है कहीं पर मॉलिक्यूल ज्यादा हो, कहीं पर मॉलिक्यूल किसी टाइम पर क्या हो, कम हो, है ना, लेकिन हमें ये मान के चलना है कि हर जगह पर मॉलिक्यूल की डेंसिटी क्या है, सेम है। अगर 1 मीटर क्यूब में किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम में क्या है 1 मीटर क्यूब, कोई मैंने पर्टिकुलर वॉल्यूम ले लिया, मान लीजिए बहुत बड़ा कमरा है, इसके 1 मीटर क्यूब में यहाँ पर 1 करोड़ मॉलिक्यूल है, तो अगले 1 मीटर क्यूब में भी क्या होगी 1 करोड़, अगले सब जगह पर क्या होगा, सेम रहेगा, समझ गया भैया, यही है, ठीक है। अब यार अब ये प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस, गैस प्रेशर कैसे एक्सर्ट करती है, ठीक है, कौन सी गैस, आइडियल गैस। आपको पता भी है आइडियल गैस लगातार कॉन्टिन्यूअस स्टेट ऑफ रैंडम मोशन में होते हैं, वो लगातार क्या करते हैं, कंटेनर की वॉल से टकराते हैं और लगातार उनका मोमेंटम क्या होता है, चेंज होता है, वॉल का भी मोमेंटम चेंज होगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नोन एज फोर्स, और जहां पर फोर्स लगता है पर यूनिट एरिया पर उसको हम क्या कहते हैं भैया, प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज, दोबारा सुनिए, मॉलिक्यूल लगातार क्या करते हैं, रैंडम मोशन करते हैं, रैंडम मोशन के दौरान में लगातार कंटेनर की वॉल से टकराएंगे तो उनका खुद का मोमेंटम क्या होगा, चेंज होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नोन एज फोर्स, जितना फोर्स उनके ऊपर लगता है उसका अपोजिट फोर्स उनके वॉल पे लगाते हैं, वॉल के पर यूनिट एरिया पर जो फोर्स लगता है उसी को हम क्या कहते हैं भैया, प्रेशर कहते हैं, वही निकालना अपने को, ठीक है भैया। देखिए अब ये बहुत, देखिए ये थोड़ी कह सकते हो हार्ड डेरिवेशन है, ठीक है, ऐसा इजी डेरिवेशन तो नहीं है, ठीक है, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा अपने को, ठीक है, और पक्की बात है कि कोई कितना भी तेज बच्चा हो पहले अटेम्प्ट में नहीं कर सकता इस डेरिवेशन को, ठीक है। ये एक मॉलिक्यूल है, ध्यान दीजिए, थोड़ा डायग्राम इसने फिर इसमें गलत बना रखा है, इसका डायग्राम गलत बनाने की वजह से थोड़ा बहुत दिक्कत हो रही है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए मैं डायग्राम यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिए, ये डायग्राम है, ये किस पे है, एक्स एक्सिस, ये क्या है वाई एक्सिस, और ये क्या है जेड एक्सिस। यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है जो कि किसके अलोंग चल रहा है, एक्स के अलोंग, कहाँ चल रहा है, ठीक है, लेकिन आपको पता है ये एक्स के अलोंग तो चल नहीं सकता, मैंने अभी बोला एक मॉलिक्यूल के पास हर पॉसिबल डायरेक्शन में क्या होती है, वेलोसिटी होती है, बताया था अभी मैंने, तो उसको ऐसे लेके चलो, ठीक है, 3D में चल रहा है, स्पेस में चल रहा है, स्पेस में क्या होती है, एक्स के अलोंग भी वेलोसिटी आती है, जो वेलोसिटी स्पेस में होती है उसके पास एक्स का भी कंपोनेंट होता है, वाई का भी कंपोनेंट होता है, जेड का भी कंपोनेंट होता है, तो ये वो ऐसे चल रहा है, तो इसका एक्स के अलोंग कितनी कंपोनेंट आ रहा है, वी एक्स, वाई के अलोंग कितना कंपोनेंट आ रहा है, वी वाई, और जेड के अलोंग कितना आ रहा है, वी जेड, ठीक है भैया, वी जेड। लेकिन अभी हम किसके अलोंग देख रहे हैं, केवल एक्स के अलोंग, तो हमें केवल इस वाली वेलोसिटी के साथ काम होगा, समझ गया, वी एक्स के साथ काम करेंगे, ठीक है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो इसकी एक्चुअल वेलोसिटी क्या है, ये है, इसका जो कंपोनेंट एक्स के अलोंग आ रहा है वो क्या है, वी एक्स है, वाई के अलोंग जो आ रहा है वी वाई। कंपोनेंट का मीनिंग समझते हो ना आप लोग, जैसे मान लीजिए कोई चीज स्पेस में चल रही है, तो आपको पता है स्पेस में चलते वक्त तो एक्स के अलोंग भी चल रही होगी, वाई के अलोंग भी चल रही होगी, जेड के अलोंग भी चल रही होगी, तो जो एक्स के अलोंग जिस स्पीड से चल रही है, ठीक है, उसकी स्पीड कुछ और होती है, जो एक्चुअल स्पीड होगी उसको कुछ और होगी, लेकिन जो कंपोनेंट्स की फॉर्म में आएंगी, एक्स के अलोंग कुछ और होगी, वाई के अलोंग कुछ और होगी, जेड के अलोंग कुछ और होगी, उन तीनों का रिजल्ट जो होगा उसकी एक्चुअल स्पीड होगी, समझ गए, जैसे मैंने आपको बताया था, याद है
रिजॉल्व कराना सिखाता है। इसकी वेलोसिटी अगर 10 मीटर पर सेकंड है ऐसे करके, ठीक है, तो एक्स का लॉन्ग कितना चल रहा होगा, ये मान लीजिए 30 डिग्री का एंगल है, तो क्या होगा tan cos 30, और ये क्या होगा वाई का लॉन्ग कितने ऊपर हाइट में कितना जा रहा होगा tan sin 30। तो इस तरीके से आप कंपोनेंट निकालते हो, लेकिन जब स्पेस में निकालते हो तो स्पेस में आपको z को भी लेना पड़ता है, ठीक है, उसमें cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा आते हैं तीनों कंपोनेंट, ठीक है भैया 3D में। चलो खैर अभी 3D का आपने पढ़ा भी नहीं है, ठीक है, तो ये हो गया, ठीक है। तो n क्या है, ये एक मॉलिक्यूल है जिसकी ये स्पेस में चल रहा है, उसके पास x का लॉन्ग इतना कंपोनेंट है, y का लॉन्ग इतना कंपोनेंट है और z का लॉन्ग आपका इतना कंपोनेंट है। मैं किसके लॉन्ग चला रहा हूं उसको, केवल x के लॉन्ग, तो मेरे को किस वेलोसिटी से काम है, x की वेलोसिटी से, किससे काम है x। अच्छा n क्या है, किसके अंदर, इस कंटेनर के अंदर। m क्या है, सिंगल मॉलिक्यूल का मास है। n क्या है, कंटेनर मतलब ये वाली लेंथ है ये, ठीक है। b क्या है, विड्थ ऑफ कंटेनर, ये लिखा हुआ है विड्थ। h क्या है, हाइट ऑफ कंटेनर, ठीक है बेटा। चलो अपने को पता है ये वेलोसिटी 3D में है, तो इसके कंपोनेंट वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, vxi क्या प्लस vy प्लस v, ठीक है, याद है ना, ये मैंने ऐसे बताया था आपको, ये v वेलोसिटी है, ये x है, ये y है और ये क्या है z है, तो क्या हुआ vx i क्या vy vz, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस, ध्यान रखना, ठीक है, मैं आगे नहीं बताऊंगा इस चीज को, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है, उसके बाद इसका मैग्नीट्यूड निकाला तो ये आ गया वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब देखिए हेयर वेलोसिटी किसके लॉन्ग हम ले रहे हैं, एक्स के लॉन्ग, तो मोमेंटम भी किसके लॉन्ग लिया जाएगा, एक्स लॉन्ग, वाई जेड के लॉन्ग हम नहीं मान के चल रहे, ठीक है। ड्यू टू द कोलिजन, ठीक है भैया, इसका मोमेंटम लगातार क्या होगा, चेंज होगा, चेंज होगा, तो भैया चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, जाते वक्त फाइनल क्या होगा, देखिए जाते वक्त तो राइट साइड में जा रहा था, कोलिजन के बाद क्या हो गया लेफ्ट साइड में, अगर जाते वाले वक्त का क्या था पॉजिटिव, तो आते वक्त का क्या होगा नेगेटिव, बीच में क्या आ गया माइनस, ठीक है भैया। तो कुल मोमेंटम चेंज कितना आया, इतना आया, क्या हुआ। अब अपने को पता है अगर इसका मोमेंटम नेगेटिव चेंज आ रहा है तो वॉल का मोमेंटम में क्या आएगा पॉजिटिव चेंज आएगा, ठीक है। या फिर ऐसे भी कर सकते हो कि इससे निकाल दो फोर्स, इससे निकाल दो, ये हो गया एक्शन, ये क्या हो गया, तो इसका रिएक्शन क्या होगा कंटेनर की वॉल मिलेगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब देखिए यहां पे लिखा टाइम इन बिटवीन टू कोलिजन, दो कोलिजन के बीच का टाइम, कोलिजन समझते हो, देखिए पहला तो मॉलिक्यूल यहां पे टकराया, ठीक है, फिर वो वापसी कितनी स्पीड से आया vx से, देख मॉलिक्यूल यहां पे टकराया, वापसी कितनी स्पीड से आया एल डिस्टेंस कितनी स्पीड से कवर किया vx, फिर वापसी किया वहीं पर टकराया, दो कोलिजन हो गया, यहां से मत कोलिजन लेना, जिस पॉइंट पर कोलाइड कर रहा है ना उसी पॉइंट पर दो बार कोलाइड करना है यहां पर, ठीक है। तो यहां कोलाइड हुआ, बोला हाँ, कोलाइड करके कहा हुआ वापसी आया, कितना दूरी तय की इसने, फिर वापसी किया इसी पॉइंट पर कोलाइड किया, तो कितने हो गए, कुल डिस्टेंस कितना हुआ 2l, और कितनी स्पीड से चल रहा है 2l को vx से, तो टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस क्या हो गया 2l, स्पीड कितनी है vx, ये हो गया टाइम, ठीक है भैया। चलो फोर्स आपको पता फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम अपॉन में चेंज इन टाइम, ठीक है भैया, चेंज इन मोमेंटम डेल्टा, ये अभी का आप पर क्या बता रहा है 2mvx, और टाइम कितना है 2l अपॉन में, ये देखो 2 से 2 क्या हुआ कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका, एक मॉलिक्यूल के टकराने की वजह से कंटेनर की वॉल पर इतना फोर्स लगा, समझ गया, एक मॉलिक्यूल टकराने की वजह से कंटेनर की वॉल पे इतना फोर्स लगा, समझ गया, ये लिखा हुआ है। सो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ सिंगल मॉलिक्यूल्स ऑन दी वॉल, ठीक है भैया, कंटेनर भी है सिंगल कोलिजन के दौरान में, तो आपका इतना प्रेशर कितना, अच्छा वो फोर्स था, हमने क्या निकाल दिया प्रेशर, क्या निकाल दिया, प्रेशर क्या होता है फोर्स अपॉन में एरिया, फोर्स कितना लगाया था अभी ये लगाया, ठीक है, एरिया कितना है उस फेस का, उस फेस की लंबाई चौड़ाई डायमेंशन दे रखा है, लंबाई कितनी है एल, चौड़ाई कितनी है, सॉरी नहीं लंबाई एल नहीं थी एच थी, हाइट थी, और चौड़ाई कितनी थी बी, तो एरिया क्या होगा एल इंटू एच इंटू में बी है ना, तो एच इंटू में बी कर दिया, एल इधर आ गया, ये ऊपर वाला एल तो क्या हुआ ये वॉल्यूम हो गया, लंबाई बड़ा चौड़ाई बड़ा ऊंचाई क्या होता है वॉल्यूम होता है, तो ये हो गया एक मॉलिक्यूल ने कंटेनर की वॉल पे जो कुल प्रेशर एक्सर्ट किया वो इतना किया। अपने पास कितने मॉलिक्यूल है भैया
ऐसे ही प्रेशर क्या होगा, एक्स के अलॉन्ग भी लगेगा। ऐसी प्रेशर क्या हुआ, ये एक्स के अलॉन्ग लगा, ये वाई के अलॉन्ग, और ये जेड के अलॉन्ग। तो हम निकाल रहे हैं भैया एवरेज प्रेशर। क्या निकाल रहे हैं, एवरेज प्रेशर में हमने क्या करना है भैया, तीनों प्रेशर को ऐड करके 3 से ही क्या करना है, डिवाइड करना है। एक्स के अलॉन्ग का प्रेशर बोलो हाँ, वाई के अलॉन्ग का प्रेशर बोलो हाँ, जेड के अलॉन्ग का प्रेशर बोलो हाँ, डिवाइड बाय 3। अब यहां से कॉमन क्या आ रहा है, एम वी, और सब कुछ एम वी कॉमन ले लो, ठीक है। ये इसकी वैल्यू क्या रखी थी अभी पीछे बना था, वी स्क्वायर। क्या आई थी, इसकी वैल्यू वी स्क्वायर निकाली थी ना हमने, ठीक है। तो ये वी स्क्वायर थी पीछे, तो वी स्क्वायर आ गया। ये हो गया आपका प्रेशर, ये हो गया आपका फाइनल फॉर्मूला। और आपको बता दूं एम क्या है, मास, वी क्या है, वॉल्यूम। ठीक है भैया, ठीक है। अब अपने को पता है ये क्या है, एक मॉलिक्यूल के टकराने की वजह से प्रेशर। ठीक है, एक मॉलिक्यूल की वजह से टकराने की वजह से आपका प्रेशर निकला। ये अपने पास कितने मॉलिक्यूल है, एन मॉलिक्यूल है, एन से क्या करो, गुणा कर दीजिए। तो भैया आपका क्या हुआ, एक मॉलिक्यूल का मास इंटू में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, क्या होगा, टोटल मास ऑफ गैस, क्या होगा। ठीक है भैया, तो ये हो जाएगा आपका ये। उसके बाद मास अपॉन में वॉल्यूम क्या होता है भैया, वॉल्यूम दीजिए, क्या हुआ, डेंसिटी। तो ये हो गया आपका प्रेशर ड्यू टू आइडियल गैस। समझ गए भैया, बहुत सारे रिलेशंस आने वाले हैं, देखिए। ठीक है, पहला रिलेशन क्या है भैया, ये गैस, ये डेरिवेशन नहीं आएगी, ठीक है, आपको बता दे रहा हूं, ये डेरिवेशन नहीं आएगी, लेकिन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड काइनेटिक थ्योरी। ठीक है भैया, अपने को पता प्रेशर क्या था, 1/3 रो वी स्क्वायर। ठीक है, और काइनेटिक थ्योरी क्या होती है, हाफ एम बी स्क्वायर। अच्छा चुप हो जाओ साले, मास क्या होता है, वॉल्यूम इनटू में डेंसिटी, वी स्क्वायर। बोलो हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हमने क्या कर दिया इसको, अगर मैंने बोल दिया भैया, क्या ये लिखा है, इफ वॉल्यूम इक्वल्स टू में 1 मीटर क्यूब, या फिर एक काम करो ना, हमने क्या किया, इसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्या हो जाएगा ये, ठीक है भैया। तो उसको क्या करेंगे भैया, ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हो गया, उसको क्या लिख दिया, ये हाफ ऐसे ही एज इट इज कर दिया। मास अपन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी, और ये क्या हो गया, वी स्क्वायर। समझ गया। या फिर आप नॉर्मली कह दो कि अगर वॉल्यूम क्या है, ये कुछ भी नहीं है, ये गलत है, पी नहीं है कुछ भी। अगर वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब हो, तो आपको पता है 1 मीटर क्यूब का जो मास होता है उसी को हम क्या कहते हैं भैया, क्या कहते हैं, डेंसिटी। 1 मीटर क्यूब के मास को हम क्या कहते हैं। तो यहां पर हमने जो मास लिखा है, जिसको हमने वॉल्यूम इंटू में डेंसिटी लिखा है, उस वॉल्यूम को हम क्या करते हैं, 1 मीटर क्यूब। तो पूरा का पूरी टर्म क्या होगी, डेंसिटी के बराबर आ जाएगी। ऐसे कर दो भैया, तो आपको पता है भैया काइनेटिक की आ गई, क्या आ गई काइनेटिक। और प्रेशर क्या था, 1/3 रो वी स्क्वायर। डिवाइड कीजिए, डिवाइड कर दीजिए, क्या है भैया, प्रेशर 1/3 रो वी, काइनेटिक क्या होगी, हाफ रो वी स्क्वायर। तो आगे आपका प्रेशर इक्वल टू 3/2 के। समझ गया, ठीक है। उसके बाद आते हैं भैया, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, मतलब काइनेटिक एनर्जी पर टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है, आपको पता बढ़नी है। आप कैसे बढ़नी है, आप देख लीजिए आराम से। कह रहा भैया, ये जानते हो 1/3 रो वी स्क्वायर, ठीक है। और हमने अभी देखा, इफ m इज द मास ऑफ गैस एंड b इज द वॉल्यूम ऑफ गैस, देन कंटेनर क्या होगा भैया, और डेंसिटी क्या होगी, मास अपॉन में वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, तो हमने जो डेंसिटी की यहाँ पे क्या लिख दिया, मास अपॉन में वॉल्यूम। ठीक है, इस वॉल्यूम को इधर लिया तो क्या हुआ, ये हो गया, बोला पीवी इक्वल्स टू में। ठीक है, अब अपने को पता है पीवी किसका, ये अब एक काम करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड कर दो। क्यों किया, क्योंकि ये काइनेटिक की टर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो ये क्या होगा, 2, हाँ ये देखो, ये 2 नीचे था, एम वी स्क्वायर ऊपर था, तो क्या बन गया, काइनेटिक क्या बन गया। तभी मैंने पीछे भी बताया था, पीवी इक्वल्स टू में 2/3 क्या था, काइनेटिक, ये था। ठीक है, अच्छा आपको पता पीवी इक्वल्स में क्या होता है, एनआरटीबी होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2/3 के बराबर में एनआरटी। ठीक है, तो आप देखोगे भैया, ये जो कांस्टेंट टर्म में सब हटा दो, तो के क्या हो गया, ठीक है, डायरेक्टली हो गया। अच्छा काइनेटिक क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर इज डायरेक्टली इक्वल टू टी। तो आपको पता है ये भी कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी के साथ कभी कांस्टेंट टर्म नहीं आती, तो इसलिए इसको भी हटाओ, वी स्क्वायर इज डायरेक्टली इक्वल टू क्या होगा, टी। तो वी क्या हो जाएगा, डायरेक्टली इक्वल टू अंडर रूट टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसका क्वेश्चन में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा, और वहां पर भी होगा वेव में, फैक्टर अफेक्टिंग द वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो यहाँ पर टेम्परेचर में मैंने डायरेक्टली इसको यूज किया। देखिए, तो ये आ गया भैया, समझ गए।
तो आप यहां से करके ये सीधा आ गया आपका, कहां पे गया भाई, कहां गया, नहीं वो किया होगा, मैं ऐसे छोड़ता थोड़ी ना। अच्छा समझ गए भैया, काइनेटिक क्या आई थी आपकी, देखिए काइनेटिक अभी क्या आई थी, 3 बाय 2। अच्छा ये था ना, ओ भाई बोलिए मत प्लीज, क्या है तभी पीछे मैंने जो करा था आपका, 2 बाय 3 के बराबर में एनआरटी का, तो के क्या होगा, 3 बाय 2 एनआरटी, ये हो गया भैया एन मोल का, एन मोल गैस की काइनेटिक एनर्जी, एन मोल गैस की जिसका टेम्परेचर क्या है टी, 1 मोल की निकाल लो तो क्या करोगे, एन की वैल्यू 3 बाय 2 आर टी। और एक सुन लीजिए, अगर आपको, ये तो 1 मोल का हो गया, ठीक है, आपको एक मॉलिक्यूल का निकालना तो क्या करोगे, 3 बाय 2 आर की, यहां पे क्या लिख दोगे भैया, के बी, क्या लिख दोगे, ये एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक होगी, क्या होगी, ये क्या है, एन मोल की काइनेटिक, ये 1 मोल की काइनेटिक, और आपको पता अगर एक मॉलिक्यूल की निकालना हो तो आर की यहां पे क्या लिखोगे, के बी, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है, ये हो गया आपका। अच्छा पूरा वही है, वो जो मैंने ऊपर करा दिया वो नीचे लिखोगे, ठीक है, मैंने पहले करा दिया, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या हो भैया, वेलोसिटी बढ़ेगी, वॉल्यूम कहां होता है, क्वेश्चन देखिए इसके 2-3 क्वेश्चन है जिसमें पक्का ही आने हैं, ठीक है, वही एग्जाम में ऐसी एज इट इज पूछे आते हैं, ठीक है, कैलकुलेट दी आरएमएस वेलोसिटी ऑफ एयर, ठीक है, आपको दे रखी है इतना, ठीक है भैया, आपको क्या निकालनी है, आरएमएस वैल्यू वेलोसिटी, सुन ले ओए! बंद कर दे इसको, जो भी वेलोसिटी आप केटीजी में लेते हो वो एक्चुअल में क्या होती है, आरएमएस होती है, क्या होती है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, क्या होती है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, आपको भैया निकालना है, भैया एसटीपी पे निकालना है, किस पे निकालना है, इज 1.26, ये डेंसिटी दे रखा है, ठीक है, तो अपने को पता भी है प्रेशर 180 है क्योंकि एसटीपी बोल रखा है, डेंसिटी क्या है ये रखी है, तो भैया आपको पता प्रेशर क्या होता है, आपको क्या निकालना है, आरएमएस, क्या निकालना है, और मैंने बताया था जो आप काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में जितने भी वेलोसिटी को यूज करते हो सब क्या होती है, आरएमएस होती है, तो इस वैल्यू को निकाल दीजिए, दैट इज द आरएमएस वैल्यू, समझ गए। अगला भैया क्या कह रहा है, कैलकुलेट दी काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ आर्गन, टेम्परेचर कितना रखा है, इतना, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आपको देखा है, देखिए भैया टी दे रखा है, आर्गन दे रखी है, नंबर ऑफ मोल क्या है भैया, 1 मोल है, तो भैया सीधा आप यूज करो भाई क्या, के इक्वल्स में 3 बाय 2 एनआरटी, एनआरटी क्या होगा, 1 मोल है, एन 1 मोल के लिए होगा 3 बाय 2 एनआरटी। अभी अपने को पता भी है कि ये तो करने की आवश्यकता ही नहीं है इसमें, ठीक है, वो तो उसको इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है, एन कितना है भैया, एक, आर की वैल्यू पता ही है, टेम्परेचर कितना है भैया, ठीक है, इसको केल्विन में कर लेना क्योंकि डिग्री यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो किसमें होता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, बोलो तो केल्विन, अच्छा के भी, छोड़ ना, सीधा हो रहा तो क्यों कर रहा है, जब हो रहा है तो क्या दिक्कत है, कैलकुलेट दी काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, क्या निकालनी है, एक मॉलिक्यूल की निकालनी है, यानी यहाँ पे क्या करना है, के भी इस्तेमाल करना है, क्या करना है, तो भैया अपने को पता भैया क्या निकालना है, और आल्सो आरएमएस वेलोसिटी, पहले एक काम करो, ये आगे काइनेटिक टेम्परेचर दे रखा है आपको, ये आगे काइनेटिक, और आपको क्या निकालना, वी आरएमएस निकालना, क्या निकालना है, तो इसको 3 बाय 2 का कर दो तो ये आ गया आंसर, डेरिवेशन ऑफ गै ल्यूसेक लॉ, गैस लॉ, गैस लॉ क्या कहता है भैया, अब देखिए आसान चीज है, 2 मिनट के अंदर हो जाएगी, आपको पता है बॉयल्स लॉ क्या कहता है, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, अब देखिए पीवी कोस्ट में 1/3 रो वी स्क्वायर, रो क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम, अच्छा अब इस वॉल्यूम को इधर लिया तो क्या हो, पीवी हो गया, ये क्या होगा, ये हो गया, ठीक है, अच्छा आप टेम्परेचर क्या करते हो, जब कांस्टेंट करते हो क्या करते हो, टेम्परेचर कांस्टेंट करने का मतलब होता है भैया सीधा सीधा सुन लीजिए, बोलिए मत भैया, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, टेम्परेचर कांस्टेंट यानी वेलोसिटी का स्क्वायर कांस्टेंट, और ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, आप टेम्परेचर करके इसको भी क्या कर दिया आपने, कांस्टेंट, ठीक है भैया, तो ये पूरी टर्म क्या आ गई, कांस्टेंट, तो पीवी कांस्टेंट में के बॉयल्स लॉ हो गया, ठीक है, चार्ल्स लॉ पे आइए, चार्ल्स लॉ क्या कहता है भैया, ये प्रेशर कांस्टेंट करके करना है, तो पीवी कांस्टेंट में क्या होता है,
इसको ऐसे लिखिए, वॉल्यूम को इधर लाइए, ठीक है भैया, पी को उधर लाइए। अब आपको पता है 1/3 कांस्टेंट, मास कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट। अच्छा, वी स्क्वायर किसके डायरेक्टली होता है? टी के। क्या होता है? वही बता था, वी इंटू टी के डायरेक्टली होता है, वी स्क्वायर। तो भैया यहाँ पे लिख दीजिए, हो गया खत्म। चल स्लो, नहीं आता कर ले, लेकिन करा रखा था। ये प्रिंस लिखा हुआ देख लो, गेलुसेक्लो, गेलुसेक्लो सुन लीजिए, गेलुसेक्लो में वॉल्यूम क्या होता है? कांस्टेंट। वॉल्यूम क्या होता है? ठीक है भैया। तो पी कोश में क्या था? ये पी कोश में ये क्या? वॉल्यूम को इधर लिया, ये सुन लीजिए क्या कांस्टेंट? वॉल्यूम है, ठीक है। वॉल्यूम को इधर लिया तो ये पूरा कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, और ये क्या होता है? वेरिएबल, टेम्परेचर वेरिएबल है। तो वी स्क्वायर किसका डायरेक्टली होता है? ये इसका डायरेक्टली है, ये इसका डायरेक्टली है, तो ये दोनों आपस में क्या हो गया? डायरेक्टली। दैट इज द चार्ल्स लॉ। ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन आउट ऑफ सिलेबस से करने की आवश्यकता नहीं है, छोड़ो, ठीक है। देखिए भैया, देखिए आरएमएस वैल्यू और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक है भैया। तो पहले एवरेज स्पीड क्या होती है? तो एवरेज स्पीड कितने ही मॉलिक्यूल दे रखे, अगर उनकी एवरेज स्पीड निकालनी है तो आप सीधा ये करो, सबकी वेलोसिटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। फिर आरएमएस में क्या करना है भैया? सीधा सबका स्क्वायर कर दीजिए, सबका स्क्वायर कर दीजिए और उनका अंडर रूट निकाल दीजिए, दैट इज द आरएमएस, ठीक है। क्वेश्चन आ रखा है, अरे यार अभी तेरे में रैप्टा मार के लैग कर दूंगा, तो ये समझ गया। ये चुच्चा सा क्वेश्चन आ रखा है सेंट्रल स्कूल में, केवी में, ठीक है। 4 मॉलिक्यूल, 2, 4, 6 इनकी स्पीड दे रखी है, ठीक है भैया। आपको निकालनी है इनकी एवरेज स्पीड और आरएमएस। निकाल लोगे? डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है भैया? तो मैंने आपको बताया था डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। चलो इसे हम नया टॉपिक है, तो इसे अगली क्लास में बताऊंगा, कल की क्लास में। हाँ बाद में